चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का नाम है ईएमआई का जाल। कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा, ये दिल को छू जाएगी। दिल्ली जैसे बड़े मेट्रो शहर में विनय और प्रिया अपने दो बच्चों जिया और विशु के साथ रहते थे। विनय एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और प्रिया एक स्कूल में टीचर थी। शहर की चमक दमक और अपनी पहचान बनाने की चाह में उन्होंने ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कई लोन और ईएमआई ले रखी थी। कहानी अगर अभी तक सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। चैनल पर और भी बहुत अच्छे वीडियोस हैं, बहुत अच्छी कहानियाँ हैं, इजी टिप्स हैं, खाने की बहुत सारी चीज़ों का है, तो एक बार ज़रूर विजिट करें। वापस लौटते हैं अपनी कहानी में। कहानी का नाम है ईएमआई का जाल। घर के लिए होम लोन, गाड़ी के लिए कार लोन, बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन और हर महीने क्रेडिट कार्ड की किस्तें। अगर आप भी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो शायद आपने भी कभी ना कभी ईएमआई या क्रेडिट कार्ड ज़रूर यूज़ किया होगा, और उसका जो क्रेडिट देना होता है, क्रेडिट कार्ड का ब्याज देना होता है, उसकी किस्तें देनी होती है, वो कभी कभी इतनी भारी हो जाती है कि उन्हें चुकाना मुश्किल हो जाता है। तो जानते हैं इनके परिवार की कहानी। शुरुआत में सब अच्छा लग रहा था, नया घर, कार और बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का घर। लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते गए ईएमआई का बोझ बढ़ता गया। कंपनी में मंदी आने लगी और विनय की सैलरी कट गई। पहले जो हर महीने आराम से ईएमआई निकल जाती थी, अब उसमें अड़चन आने लगी। रात को जब सब सो जाते, विनय बालकनी में बैठकर सोचता, क्या मैंने सही किया? बच्चों का भविष्य बनाने के चक्कर में कहीं मैंने उन्हें परेशानियों में तो नहीं ढकेल दिया। प्रिया ने भी महसूस किया कि अब खर्च कम करना ही होगा। उसने अपने गहने तक बेच दिए ताकि किस्तें भर सके। एक दिन अचानक बैंक से नोटिस आया कि अगर 3 महीने में ईएमआई क्लियर नहीं हुई तो घर जब्त कर लिया जाएगा। यह खबर सुनकर पूरा परिवार टूट गया। बच्चे मासूमियत से पूछते, पापा क्या हमें अपना घर छोड़ना होगा? विनय के पास कोई जवाब नहीं था। इन्हीं मुश्किल हालात में विनय को याद आया कि उसकी पेंटिंग का शौक बचपन से था उसे। प्रिया ने उसे प्रोत्साहित किया कि वह खाली समय में पेंटिंग बनाए और ऑनलाइन बेचे। शुरुआत में उसे हंसी आई कि क्या इससे भी कुछ कमाई हो सकती है, पर फिर प्रिया की बात से वो प्रोत्साहित हुआ और उसने अपनी पहली पेंटिंग बनाई। और जब उसे ऑनलाइन बेचा तो वो पहली पेंटिंग उसकी 15,000 रुपये में बिकी। उसकी आंखों में एक उम्मीद लौट आई। कहानी कैसी लग रही है? अगर पसंद आ रही है तो इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो वापस लौटते हैं कहानी में। प्रिया ने भी अपनी ट्यूशन क्लास शुरू कर दी। धीरे धीरे बच्चों के दोस्तों और मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाने लगी। दोनों मिलकर अपनी आय बढ़ाने लगे। जिया और विशु ने भी समझदारी दिखाई। उन्होंने अनावश्यक खर्च जैसे महंगे कपड़े, फास्ट फूड और गैजेट्स की जिद छोड़ दी। पूरा परिवार मिलकर एक टीम बन गया। कड़ी मेहनत, समझदारी और साथ निभाने की वजह से 2 साल में उन्होंने अपना अधिकांश कर्ज चुका दिया। आज भी उनके पास कुछ लोन है, लेकिन अब वे घबराते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि सच्ची खुशहाली बड़ी गाड़ियों या महंगे घरों में नहीं, बल्कि अपने परिवार के साथ मुस्कुराते हुए जीने में है। रात को विनय अपने बच्चों से कहता, सीख लो बेटा, कर्ज लेना आसान है, लेकिन असली ताकत अपनी मेहनत से सपनों को पूरा करने में है। बच्चे मुस्कुराकर कहते, पापा हम सब मिलकर किसी भी मुश्किल को जीत सकते हैं। तो कैसी लग रही है कहानी? पसंद आ रही है तो इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा। मेट्रो सिटी में ईएमआई का जाल इंसान को घुटनों पर ला सकता है, लेकिन अगर परिवार एकजुट हो जाए तो वह जाल सपनों की उड़ान में बदल सकता है। आखिर जानते हैं विनय और प्रिया की ज़िंदगी में आगे क्या हुआ, कैसे उनकी ज़िंदगी धीरे धीरे पटरी पर आई और विशु और जिया ने आगे क्या किया। तो वापस लौटते हैं फिर से कहानी में।
विनय और प्रिया की जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी। उन्होंने समझ लिया था कि जरूरी चीजों और दिखावे वाली चीजों में फर्क करना कितना अहम होता है। एक दिन विनय के ऑफिस में एक सहकर्मी ने, यानी उसका एक कोलीग, उसने अपना नया स्मार्टफोन दिखाया। सब लोग तारीफ करने लगे। विनय की भी इच्छा हुई कि वह भी अपने बच्चों को नया फ़ोन दिलाए, लेकिन तभी उसे याद आया, एक नया फ़ोन बच्चों का भविष्य नहीं बदल सकता, लेकिन अनावश्यक ईएमआई हमें फिर उसी अंधेरे में ढकेल सकती है। कैसी लग रही है कहानी? कभी न कभी हर परिवार इस ईएमआई के चक्कर में ज़रूर फंस जाता है। तो उससे आप कैसे बच सकते हैं और आगे क्या क्या कर सकते हैं, कैसे खुद को संभाल सकते हैं, कैसे अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सकते हैं, मिलजुल कर क्या कर सकते हैं, वही सब कुछ है आज की इस कहानी में। तो इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा। आगे विनय और प्रिया की ज़िंदगी में क्या हुआ, चलिए वापस लौटते हैं। कहानी है ईएमआई का जाल। उसने खुद को संभाला और घर आकर बच्चों से कहा, हम सादगी से जिएंगे लेकिन खुशी से। बच्चों ने भी कहा, पापा हमें कोई महंगा फ़ोन नहीं चाहिए, हमें तो बस आपका साथ चाहिए। इसी बीच प्रिया की ट्यूशन क्लास काफ़ी मशहूर हो गई। लोग कहने लगे कि प्रिया बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि संस्कार और अनुशासन भी सिखाती है। कुछ अभिभावकों ने सुझाव दिया कि वह अपनी एक छोटी सी कोचिंग सेंटर खोल ले। शुरू में डर था, फिर से नया निवेश, फिर से खर्च, क्या फिर से लोन लेना पड़ेगा? लेकिन इस बार विनय और प्रिया ने सोचा, अगर हम समझदारी से करें तो यह बोझ नहीं अवसर होगा। उन्होंने एक छोटे से हॉल को किराए पर ले लिया और वहीं पर क्लास शुरू कर दी। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ी और आय दोगुनी हो गई। तो जान रहे हैं ना धीरे धीरे कैसे उनकी लाइफ पटरी पर आ रही है। आज जानते हैं विनय की पेंटिंग्स का क्या हाल है, उसने आगे क्या किया, कैसे उन्हें सेल किया और आगे और क्या उसमें नया किया। तो वापस लौटते हैं कहानी में। विनय की पेंटिंग अब न सिर्फ ऑनलाइन बिक रही थी बल्कि कुछ लोग उसके काम की प्रदर्शनी भी लगाने लगे। एक प्रदर्शनी में उसकी एक पेंटिंग 75,000 रुपए की बिकी। वह पल विनय के लिए बेहद भावुक था। उसकी आंखों में आंसू थे। जिस शौक को मैंने बोझ समझकर दबा दिया था वही आज हमें नई जिंदगी दे रहा है। कर्ज के दिनों में कई रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया था, लेकिन अब वही लोग फिर से पास आने लगे। प्रिया ने विनय से कहा, अब हमें समझ आया कि रिश्तों की असली पहचान हमेशा मुश्किल समय में होती है। दोनों ने तय किया कि वे कभी भी किसी जरूरतमंद से मुंह नहीं मोड़ेंगे। कुछ साल बाद विनय और प्रिया ने लगभग सारे कर्ज चुका दिए। कैसी लग रही है आज की कहानी? पसंद आ रही है ना? तो इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा। आखिर क्या क्या हुआ, कैसे कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को ठीक किया, आखिर बच्चों ने अपनी लाइफ में क्या किया, क्या अचीव किया और विनय और प्रिया की ज़िंदगी किस मोड़ तक गई। तो वापस लौटते हैं कहानी ईएमआई का जाल में। चैनल पर एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा और वहाँ के अच्छे वीडियोस देखिएगा। तो पहुँच गए हम कहानी में, प्रिया और विनय की ज़िंदगी में। अब उनके पास महंगी कार और बड़ा बंगला तो नहीं था, लेकिन उनके पास था एक छोटा सा प्यारा घर, स्थिर आय का साधन, बच्चों की मुस्कुराहट और सबसे बड़ी पूंजी परिवार का साथ। एक शाम विनय ने अपने बच्चों को छत पर बुलाकर कहा, बेटा याद रखना, ईएमआई का जाल कभी भी इंसान की खुशी छीन सकता है। परिवार का साथ और मेहनत की कमाई ही सबसे बड़ा धन है। सपने देखो, पर सपनों के पीछे दौड़ते दौड़ते अपनी जिंदगी को कर्ज के ताले में मत कैद रखना। जिया और विशु ने हाथ पकड़कर कहा, पापा हम सीख गए हैं, असली अमीरी दिल की होती है, जेब की नहीं। और इस तरह एक परिवार जो कभी ईएमआई की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, अब सादगी, प्यार और एकता के सहारे एक नई खुशहाल जिंदगी जीने लगा। विनय और प्रिया ने जैसे तैसे ईएमआई के बोझ को हल्का किया था। अब उनका ध्यान अपने बच्चों पर था। तो चलिए जानते हैं विनय और प्रिया के बच्चे यानी जिया और विशु ने आगे क्या किया और आगे ज़िंदगी ने क्या करवट ली। वापस लौटते हैं कहानी में।
जिया 15 साल की हो चुकी थी और विशु 12 साल का। वे धीरे धीरे समझदार हो रहे थे। वे जानते थे कि उनके माता पिता ने कितनी मेहनत और त्याग किया था। एक शाम को छत पर बैठकर जिया ने पापा से कहा, पापा, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। विनय मुस्कुराया, लेकिन मन ही मन सोचने लगा। आखिर आप कहानी अगर अभी तक सुन रहे हैं तो सोचिए वो क्या सोच रहा होगा। एक पिता सिंपल क्वेश्चन अपनी बेटी का सुनकर क्या सोचेगा। चलिए जानते हैं क्या सोचा उसने। विनय ने सोचा, डॉक्टर बनने का सपना बहुत बड़ा है और उसके लिए पैसे भी बहुत चाहिए। क्या मैं अपनी बेटी का यह सपना पूरा करा पाऊंगा? प्रिया ने उसकी आंखों की बेचैनी पढ़ ली। वह बोली, सपनों की कीमत पैसों से नहीं आंकी जाती विनय। जब हमने कर्ज के अंधेरे से निकलने की ताकत पाई है तो हम बच्चों के लिए रोशनी का रास्ता भी बनाएंगे। गली मोहल्ले के लोग अब उनके परिवार को इज्जत देने लगे थे। पहले जब कर्ज का बोझ था, लोग कहते थे, देखो इतना बड़ा घर ले लिया और अब बैंक के चक्कर काट रहे हैं। अब वही लोग कहते, विनय भाई, आपकी पेंटिंग तो अखबार में भी छपी है, बहुत अच्छा कर रहे हो। यानी लोगों की ये जो दोहरी मानसिकता है, ये कैसी होती है। चलो देखते हैं आगे कहानी में क्या हुआ। लेकिन समाज की यह दोहरी मानसिकता बच्चों ने भी देखी थी। विशु अक्सर कहता, पापा, लोग क्यों हालात देखकर बदल जाते हैं? विनय जवाब देता, बेटा, लोग बदलते नहीं, उनकी नज़र बदल जाती है। असली इंसान वही है जो हर हाल में साथ खड़ा रहे। जिया अब 11वीं कक्षा में पहुंच गई थी। डॉक्टर बनने के लिए उसे मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करनी थी। तो तैयारी के लिए भाई फीस भी चाहिए। फीस बहुत भारी थी, लेकिन प्रिया ने अपने कोचिंग सेंटर की आमदनी से उसका एडमिशन कराया। रात को जब वह पढ़ाई करती तो प्रिया उसके लिए चाय बना कर देती और कहती, बेटा, पढ़ाई सिर्फ डिग्री के लिए मत करना, लोगों की सेवा करने के लिए करना। दूसरी ओर विशु, अब जानते हैं विशु क्या चाहता था। विशु का सपना अलग था। उसे कंप्यूटर और मशीनों से बहुत लगाव था। वह अक्सर पुराने गैजेट्स को खोल देता था और उन्हें देखता था। विनय उसे डांटता भी था, अरे ये सब मत खोल, खराब कर देगा। लेकिन प्रिया कहती, नहीं विनय, शायद यही उसका हुनर है, उसे करने दो। 1 साल बाद अचानक विनय की कंपनी बंद हो गई। यह खबर सुनकर पूरा परिवार हिल गया। आखिर अब कैसे होगा, क्या करेंगे सब? फिर से उसी डर की गर्त में सभी चले गए। चलिए जानते हैं आगे कहानी में क्या हुआ। अगर कहानी अभी तक सुन रहे हैं तो और लाइक कर चुके हैं, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन में ऑल पर ज़रूर टिक कर दीजिएगा, ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वापस लौटते हैं कहानी में। आखिर विनय की कंपनी बंद होने के बाद परिवार ने क्या किया। पहला डर उनका, क्या फिर से हम कर्ज और संघर्ष में फंस जाएंगे? लेकिन इस बार हालात अलग थे। प्रिया ने उसका हाथ थामा और कहा, विनय, अब हम अकेले नहीं हैं। हमारी मेहनत, हमारी कोचिंग, तुम्हारी पेंटिंग, ये सब हमारे सहारे हैं। हमें डरना नहीं है। विनय ने ठान लिया कि अब वह किसी और नौकरी पर निर्भर नहीं रहेगा। उसने फुल टाइम पेंटिंग और आर्ट वर्कशॉप शुरू कर दी। लोग अपने बच्चों को उसकी क्लास में भेजने लगे। जिया ने रात दिन पढ़ाई करके मेडिकल एंट्रेंस क्लियर कर लिया। जब उसका नाम चयन सूची में आया, यानी सिलेक्शन लिस्ट में आया, तो पूरा परिवार खुशी से रो पड़ा। विनय ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, यह सिर्फ तुम्हारी जीत नहीं, हमारी मेहनत की जीत है। विशु ने भी स्कूल में रोबोटिक्स की प्रतियोगिता जीती। उसकी छोटी सी मशीन ने सबको हैरान कर दिया।
जज ने कहा, लड़के में बहुत टैलेंट है, सही मार्गदर्शन मिला तो यह इंजीनियरिंग की दुनिया में चमकेगा। जिन रिश्तेदारों ने मुश्किल समय में मुंह मोड़ लिया था, अब वे फिर से मिलने आने लगे थे। एक चाचा ने कहा, विनय, अब तो तुम्हारे बच्चे बड़े कॉलेजेस में जा रहे हैं, हम भी मदद कर देंगे। देखिए कहानी कैसी कैसी होती है और लोग कैसे कैसे होते हैं। जब तक मुसीबत थी तब तक कहीं कोई नहीं दिखाई दिया। और क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। तो जानते हैं विनय और प्रिया, विशु और जिया, इनकी लाइफ में आगे क्या हुआ। विनय मुस्कुराया लेकिन भीतर से सोचने लगा, जब हमें सचमुच मदद चाहिए थी तब कोई नहीं आया, अब जब हम संभल गए तो सबको याद आ रहा है। लेकिन प्रिया ने उसे समझाया, कड़वाहट मत रखो, हमें जीवन से यही सीख मिली है कि अच्छाई भीतर से आती है, बाहर से नहीं। दिल्ली की वह सुबह कुछ खास थी। घर की खिड़की से आती हुई हल्की हल्की धूप पूरे कमरे में बिखर रही थी। विनय, विशु, जिया बालकनी में बैठे चाय की चुस्की ले रहे थे और विनय अखबार के पन्ने पलट रहा था। सामने उसकी 2 संतानों का भविष्य साफ चमक रहा था। जिया मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले चुकी थी और डॉक्टर बनने के रास्ते पर थी। विशु का भी एडमिशन देश के नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया था, लेकिन इसके पीछे कितनी कड़ी मेहनत और त्याग थी छिपा था, यह वही परिवार जानता था। कैसी लग रही है कहानी? चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। क्या बच्चों की मेहनत का उन्हें फल मिला? जिंदगी और किस मोड़ पर उन्हें ले आई? उन्होंने आगे क्या क्या किया? विनय और प्रिया की लाइफ में आगे क्या हुआ? चलिए जानते हैं अपनी कहानी, EMI का जाल। डॉक्टर और इंजीनियर बनना आसान नहीं था। फीस, हॉस्टल, किताबें, सबका खर्च बहुत ज़्यादा था। फिर से वही डर विनय और प्रिया के दिल में घर कर रहा था, कहीं हम दोबारा कर्ज में तो नहीं फंस जाएंगे। लेकिन इस बार सोच बदल चुकी थी। प्रिया बोली, विनय, यह कर्ज नहीं होगा, यह निवेश होगा बच्चों के भविष्य में। इसलिए उन्होंने सादगी से रहना जारी रखा, अनावश्यक खर्चों से दूरी बनाई और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। बच्चे भी मेहनत कर रहे थे और विनय और प्रिया अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे थे उनके लिए सभी चीज़ें व्यवस्थित करने में, सभी चीज़ें उपलब्ध कराने में। जिया मेडिकल कॉलेज के पहले साल में पहुंची तो उसे महसूस हुआ कि यह सफ़र बहुत कठिन है। दिन रात पढ़ाई, प्रैक्टिकल, लैब और कभी कभी मरीजों को देखना, सब कुछ थका देने वाला। कई बार वह रात को रो पड़ती, फ़ोन पर प्रिया से कहती, माँ, मुझे लगता है मैं यह सब नहीं कर पाऊंगी। प्रिया उसे समझाती, बेटा तू सिर्फ अपने लिए नहीं, उन हज़ारों मरीजों के लिए भी पढ़ रही है जिनका दर्द तू मिटाएगी। कैसी लग रही है कहानी? पसंद आ रही है ना? तो इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा और साथ में अगर लाइक अभी तक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चलिए वापस लौटते हैं अपनी कहानी में। माँ के ये शब्द उसे ऊर्जा देने वाले थे और उसे नई ऊर्जा से भर दिया। विशु का कॉलेज अलग ही दुनिया थी। उसे कंप्यूटर और रोबोटिक्स में गहरी दिलचस्पी थी। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाता। एक बार उसने एक रोबोटिक आर्म बनाया जो अपाहिज लोगों को खाना खिलाने में मदद कर सकता था। उस प्रोजेक्ट ने उसे कॉलेज के बाहर भी पहचान दिलाई। तो दोनों बच्चे अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे थे और प्रिया अपनी मेडिकल लाइन में और साथ ही विशु अपनी इंजीनियरिंग में प्रयास भरपूर कर रहे थे और नए प्रयोग और नई चीज़ों का निर्माण कर रहा था विशु। तो वापस लौटते हैं, क्या किया आगे, प्रोफेसर ने उसके क्या कहा।
विशु के प्रोफेसर ने कहा, विशु, यह सिर्फ मशीन नहीं है, यह इंसानियत की सेवा है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। दिल्ली में प्रिया का कोचिंग सेंटर अब बड़ा हो चुका था। उसने 2 टीचर्स और रख लिए थे। विनय की पेंटिंग भी अच्छी डिमांड पर थी और कई आर्ट गैलरी उससे जुड़ चुकी थी। लेकिन फिर भी बच्चों की पढ़ाई का खर्च बहुत भारी था। कई बार बैंक बैलेंस देखकर विनय घबरा जाता, लेकिन प्रिया हमेशा कहती, हमने अंधेरा देखा है विनय, अब हमें रोशनी की तरफ ही चलना है। रिश्तेदार भी अब अक्सर मिलने आते। कभी कोई कहता, वाह बेटी डॉक्टर बनने जा रही है, तो कभी कोई बोलता, बेटा इंजीनियर बनकर नाम रोशन करेगा। तो इस तरह धीरे धीरे लोगों की छवि भी बदलती जा रही थी। वो भी उन लोगों की तारीफ करने लगे थे। लेकिन ये जवाब सुनकर उनका विनय और प्रिया सिर्फ मुस्कुरा देते। उन्हें पता था असली साथ वही है जो बुरे दिनों में मिले, लेकिन अब उन्होंने कड़वाहट छोड़ दी थी। वे सिर्फ अपने बच्चों का सपना पूरा करने में लगे थे। जिया ने मेडिकल कॉलेज के 3रे साल में पहली बार मरीजों के साथ काम करना शुरू किया। चलिए जानते हैं उसे क्या क्या चीज़ें फेस की, कैसे उसने मरीजों के साथ काम किया। देखते हैं। एक दिन उसके सामने एक बच्चा लाया गया जिसे गंभीर बीमारी थी। डॉक्टर उपलब्ध नहीं था और जिया को ही प्राथमिक इलाज करना पड़ा। वह डर गई, लेकिन उसे पापा की बातें याद आईं। मुश्किलें इंसान को तोड़ती नहीं, मजबूत बनाती हैं। और उसने उस बच्चे का ठीक प्रकार से इलाज किया। उसने हिम्मत दिखाई और सही तरीके से बच्चे का इलाज किया। बच्चा ठीक हो गया, यानी बच गया। उस समय उसने महसूस किया, यही मेरी असली मंजिल है। कैसी लग रही है कहानी? अभी थोड़ी और बाकी है, तो इसे पूरा ज़रूर सुनिए। इंजीनियरिंग के आखिरी साल में विशु ने सोचा कि वह नौकरी करने के बजाय अपना स्टार्टअप शुरू करेगा। उसने अपाहिज लोगों के लिए रोबोटिक उपकरण बनाने की योजना बनाई, लेकिन इसमें भी पैसे लगते हैं और बहुत सारे लगते हैं। तो पैसों की ज़रूरत होने पर उसने बैंक से प्रयास किया, लेकिन बैंक ने लोन देने से मना कर दिया। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, तेरे पास बिजनेस का अनुभव नहीं है, तू असफल हो जाएगा, यानी कुछ कर नहीं पाएगा। विशु ने हार नहीं मानी। उसने अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट बेचकर पैसे जुटाए और धीरे धीरे अपनी कंपनी की नींव रखी। जब विशु ने पापा से कहा कि वह नौकरी छोड़कर बिजनेस करेगा, तो विनय पहले तो डर गया। उसे लगा पता नहीं कैसे होगा सब कुछ। लेकिन प्रिया ने कहा, हमने अपने बच्चों को हमेशा सिखाया है सपनों से मत डरना। अगर वह असफल होगा भी तो अनुभव ही इसकी सबसे बड़ी जीत होगी। तो पहला प्रयास करने से कभी हारना नहीं चाहिए। अपने कदम को आगे जरूर बढ़ाइए। आप जो भी करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए। तो अब जानते हैं विनय ने क्या किया। विशु की बात सुनकर विनय ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ठीक है बेटा, आगे बढ़, पर याद रखना ईमानदारी और मेहनत ही तुझे सफलता दिलाएगी। कुछ महीनों बाद विशु की कंपनी ने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया। कौन था वो प्रोडक्ट? क्या चीज़ बनाया था उसने विशु ने, जो कि उसने लॉन्च किया था? चलिए जानते हैं। विशु का पहला प्रोजेक्ट था जो उसने प्रोडक्ट लॉन्च किया, वह था हेल्पिंग हैंड नाम का रोबोटिक उपकरण। यह उपकरण उन लोगों के लिए था जो हाथों से खाना नहीं खा सकते थे। लॉन्च के एक दिन कुछ अपाहिज लोग आए और जब उन्होंने इस मशीन का इस्तेमाल किया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक बुजुर्ग ने विशु का हाथ पकड़ के कहा, बेटा, आज तूने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी। विशु रो पड़ा। उसने महसूस किया कि उसका काम सिर्फ बिजनेस नहीं, इंसानियत की सेवा है। अब जानते हैं जिया के बारे में, जो कि अब डॉक्टर बन चुकी थी।
सरकारी अस्पताल में वह दिन रात मरीजों की सेवा करती। कई बार मरीज पैसे नहीं दे पाते तो वह मुफ्त में इलाज कर देती। इंसानियत उसके अंदर भी बहुत अच्छी थी, तो माँ और पिता के अच्छे संस्कार बच्चों में बहुत अच्छा उन्हें दिया था, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे। एक दिन एक गरीब महिला अपने बच्चे को लेकर आई। उसने कहा, डॉक्टर बेटी, हमारे पास पैसे नहीं हैं। जिया मुस्कुराई और बोली, माँ, इलाज इंसानियत का होता है, पैसों का नहीं। उस दिन अस्पताल में सबने उसकी तारीफ की। अब जानते हैं आगे क्या हुआ। धीरे धीरे दोनों बच्चों की मेहनत रंग लाने लगी। जिया की ईमानदारी और सेवा भाव के किस्से अखबारों में छपने लगे। विशु का स्टार्टअप भी देश विदेश में चर्चा का विषय बन गया। वो नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करता था जो कि लोगों की बहुत हेल्प करते थे। तो जानते हैं आगे क्या हुआ। लोग कहते, देखो, वही परिवार जो कभी ईएमआई के बोझ में दबा था, आज समाज के लिए प्रेरणा बन गया है। कैसे? अपनी मेहनत से और अपनी कभी न हार मानने की इच्छा से। सबने मिलकर काम किया और मिलकर उन चीज़ों से मुक्ति पाई। एक रात पूरा परिवार साथ बैठा था। विनय ने कहा, मुझे आज भी वो दिन याद है जब बैंक हमारे घर पर ताला लगाने वाला ही था। अगर उस दिन हमने हार मान ली होती तो आज यह सब नहीं होता। प्रिया बोली, हमने सीखा है कि असली दौलत बड़ी गाड़ियों या बड़ा घर नहीं है। असली दौलत है एकजुट परिवार, मेहनत और सपनों को सच करने का साहस। अगर कहानी अभी तक सुन रहे हैं तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन में ऑल पर ज़रूर टिक कर दीजिएगा, जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बच्चे चुपचाप सुन रहे थे। फिर जिया ने कहा, पापा, हम वादा करते हैं कि आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। विशु ने भी कहा, हम अपना अनुभव उन लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करेंगे जो कर्ज और ईएमआई के जाल में फंसे हैं। कुछ साल बाद प्रिया का कोचिंग सेंटर एक बड़े संस्थान में बदल गया और विनय की पेंटिंग्स भी विदेशों तक बिकने लगी। जिया एक नामी डॉक्टर बनी और गरीबों के लिए फ्री क्लिनिक भी खोला। विशु ने रोबोटिक्स प्रोजेक्ट से इनाम जीता और अपने स्टार्टअप से करोड़ों का बिजनेस खड़ा किया और उसने हजारों अपाहिज लोगों की जिंदगी भी आसान की। दिल्ली के उसी छोटे से घर की छत पर पूरा परिवार साथ बैठा था। चांदनी रात थी। विनय ने आसमान की ओर देखकर कहा, क्या कहा होगा उसने? चलिए जानते हैं। धन्यवाद भगवान, तूने हमें ईएमआई के अंधेरे में डाला ताकि हम रोशनी का असली मतलब समझ सकें। प्रिया ने उसका हाथ थामकर कहा, हाँ विनय, हमने सीखा है कि कर्ज का जाल इंसान को तोड़ सकता है, लेकिन परिवार का साथ उसे नई उड़ान भी दे सकता है। कैसी लग रही है कहानी? पसंद आ रही है ना? तो जानते हैं, उस रात परिवार हंसते रोते अपने संघर्षों को याद करता रहा। अब उनके पास कोई कर्ज नहीं था, लेकिन यादें थीं और वही यादें उन्हें आने वाली पीढ़ी को सिखाने के लिए सबसे बड़ी पूंजी थी। साथ ही साथ कहानी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उन्होंने छत पर बैठे हुए ही तब तक में विनय बोला, हमने कर्ज से निकलकर यह सब पाया, लेकिन सबसे बड़ा खजाना हमारे पास हमेशा था, हमारा परिवार। प्रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, सच कह रहे हैं आप। सच्चाई भी यही है विनय। जिंदगी की असली ईएमआई है प्यार, त्याग और एक दूसरे का साथ।
तो कैसी लगी आज की कहानी कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें। साथ ही चैनल पर और भी बहुत सारे अच्छे वीडियोस हैं, तो चैनल पर एक बार विजिट करना ना भूलें।